हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से। चलिए मित्र, आज देखते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम संपूर्ण के कुछ संक्षिप्त कथा और सारांश देख लेते हैं। साथ में महत्वपूर्ण सूक्तियां भी मैंने ली हैं, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज मेघदूतम का संपूर्ण सारांश और कुछ मेघदूतम की संक्षिप्त कथा सूक्तियों के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मेघदूत कालिदास की प्रौढ़ एवं परिष्कृत कृति है। इसमें कवि की प्रौढ़ कल्पना, उदात्त भावना, परिष्कृत शैली एवं कोमल कान पदावली का सामंजस्य दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य में कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत ही स्वतंत्र गीत काव्य की प्रथम सुव्यवस्थित रचना है। मेघदूत के अनंतर यह परंपरा अबाध गति से प्रवाहित होकर आद्यावधि अक्षुण धारा के रूप में चली आ रही है। मैकडोनल ने मेघदूत को गीत रत्न तथा हिरण्याना ने महत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ गीत काव्यों में से एक बताया है। यह कवि की कल्पना का मनोरम प्रसून है। अतएव विश्व के सभी सहृदयों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। कालिदास की इस कृति के संबंध में समीक्षकों की दृष्टि है। मेघे माघे गतम बयः। मेघदूत में इतना पठनीय है कि उसके अध्ययन में ही मनुष्य की आयु बीत सकती है। इसका कथानक अत्यंत रोचक है और परिणाम स्वरूप न पाठक उबता है और न मेघी। कहा जाता है कि धनपति कुबेर की नगरी अलका में रहने वाला यक्ष अपने कर्तव्य से च्युत होने के कारण कुबेर द्वारा स्थापित होता है। इसका कार्य था प्रतिदिन 100 ताजे कमल के पुष्प तोड़कर शिव की आराधना के लिए मंदिर में पहुंचाना। यह कार्य उसे प्रति उषा काल में करना होता था, परंतु अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ अधिक समय बिताने के कारण वह प्रातः काल जल्दी नहीं उठ पाता था। इस कष्ट के निवारण के लिए एक युक्ति का सहारा लेकर अपने कर्तव्य से हटकर प्रातः काल की बजाय सायंकाल पुष्प तोड़कर मंदिर में पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। यह क्रम चलता रहा, लेकिन इस चालाकी का पता नहीं चल पाया। दुर्भाग्य से एक दिन सायंकाल एक भ्रमर कमल में बंद हो गया और प्रातःकाल कुबेर के द्वारा पुष्पार्पण के समय निकलकर उसने कुबेर को डंक मार दिया। पता करने पर कुबेर को यक्ष की कर्तव्यच्युत की जानकारी मिली, तो राजा ने इस कर्तव्य की प्रमाद का कारण यक्ष की पत्नी को माना। यक्ष को 1 वर्ष के लिए पत्नी से वियुक्त होकर भारत में किसी स्थान पर विचरण का शाप दे दिया। इसी पृष्ठभूमि में कालिदास ने मेघदूतम की रचना की है, जो पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ 2 भागों में 63 + 52 कुल 115 श्लोकों में निबद्ध है। तो पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं, और टोटल कुल मिलाकर कितने हुए? तो 115 श्लोक हैं इसमें निबंध है। मेघदूत में श्लोकों की संख्या के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है, और यह एक खंड काव्य है जिसे मैकडोनल ने आदि आधुनिक विद्वानों ने गीत काव्य की संज्ञा दे रखी है। मेघदूत के श्लोकों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। श्लोकों की संख्या 108 से लेकर 127 तक विभिन्न संस्करणों में है। वल्लभ देव की टीका के अनुसार कुल 111 पद्य हैं। मल्लीनाथ ने अपनी टीका में 121 श्लोक स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त मानते हुए 115 की संख्या को प्रमाणिक माना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। मेघदूत पर अब तक लगभग 20 भाषाओं में 50 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मल्लीनाथ की टीका सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। इनके अतिरिक्त वल्लभ देव, दक्षिणावर्त नाथ, जितसेन पार्श्व, अभ्युदय सरस्वती तीर्थ, सुमत विजय, मेघराज, मेखलता आदि के नाम उल्लेखनीय है। तो अब देख लेते हैं मेघदूत की संक्षिप्त कथा क्या है। अभी तक उसके पहले मेघदूत की कुछ बहुत ही विशेष जानकारी थी महत्वपूर्ण, और अब संक्षिप्त कथा को भी देख लेते हैं। पूर्व एवं उत्तर 2 भागों में विभक्त यह खंड काव्य संस्कृत साहित्य का परम उज्ज्वल रत्न है। एक विरही यक्ष की मार्मिक
मनोव्यथाओं के अभूतपूर्व चित्रण ने इस काव्य को भारतीय साहित्य में अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। अलकापुरी के अधीश्वर कुबेर ने अपने किंकर यक्ष को, जो प्रतिदिन मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने के काम पर लगा हुआ था, इस कर्तव्य पालन में कुछ शिथिलता लाने के कारण 1 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया। वह शापवश रामगिरी पर अपने विरही दिन व्यतीत करने लगता है। शाप के लगभग 8 मास बीतने पर आषाढ़ के प्रथम दिन विरह की उत्कट वेदना जागृत होती है। वह अपनी प्रिया के बिना व्याकुल है। मेरी पत्नी की भी वियोग में यही दशा हो रही होगी, ऐसा विचार कर यक्ष मेघ को अपना दूत बनाकर कुशल संदेश अपनी प्रियतमा के पास भिजवाता है, यह विचार किए बिना कि यह मेघ उसका संदेश ले जाने में समर्थ है अथवा नहीं। वह उसे अलका नगरी तक का मार्ग बताता है और कहता है कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर विश्राम करते हुए अलका तक जाना। इस प्रकार कवि पूर्व मेघ में रामगिरी से अलका तक जाने का मार्ग बताता है, जिसमें विशेष स्थल है। तो ये विशेष स्थल इसमें बहुत ही अच्छे दिए भी गए हैं, क्रम से दिए गए हैं, तो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए जरूर, इसमें क्रम से दिया गया है। तो पहला होता है मालदेश मालवा, फिर से आम्रकूट पर्वत, फिर नर्मदा नदी, फिर विदिशा, भिलसा जिसे पहले कहते थे, अब विदिशा कहते हैं, नगरी है, नीचे गिरी पर्वत है, निर्विंध्या नदी है, उज्जैनी में महाकाल का मंदिर और क्षिप्रा नदी है, देवगिरी, चर्वणवती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल नदी, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, कैलाश और अलका नगरी है। लास्ट में कौन है? शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है, तो एक क्रम में दिया गया है और लास्ट में अलका नगरी जब पहुँचना है मेघ को। आगे नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर मेघ में अलकापुरी, अब यहाँ उत्तर मेघ का वर्णन आ गया है, तो देखते हैं। उत्तर मेघ में अलकापुरी के भवन तथा यक्ष की पत्नी की विरह दशाओं का वर्णन किया गया है। उत्तर मेघ का प्रत्येक श्लोक वियोगावस्था का जीता जागता चित्र उपस्थित करता है। इस वर्णन से ऐसा लगता है कि कालिदास एक कवि ही नहीं है, वरन एक वियोगिनी स्त्री की भावनाओं, परिस्थितियों तथा हार्दिक संवेदनाओं के गुण अध्येता भी हैं। प्रकृति देवी के महान उपासक होते हुए भी कालिदास एक सुविज्ञ नागरिक भी हैं, क्योंकि मेघदूत में नगर तथा ग्राम के अद्भुत वर्णन मिलते हैं। यक्ष ने मेघ को संदेश दिया कि मेरे वियोग में खिन्न मन उदास तुषारपात से मिलान पद्मिनी के समान दिखाई देने वाली पत्नी से कहना कि तुम खिन्न न हो। वियोग के शेष 4 माह धैर्य के साथ व्यतीत करना। मैं भी इन दिनों को किसी प्रकार काट रहा हूँ। सुख दुख का चक्र बदलता रहता है। ये यहाँ एक शुक्ति भी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण शुक्ति है, देखते हैं आगे मिलेगी। दुख के पश्चात सुख के दिन आने वाले हैं, हम दोनों का मिलन अवश्य होगा। तो आगे अब देखते हैं। यहाँ पर आगे दी गई है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियां मेघदूतम की, चलिए देख लेते हैं। तो जो कि मंदाक्रांता छंद में पूरी मेघदूत लिखी गई है, जिसमें 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ खंड काव्य है। तो अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को। तो पहली सूक्ति है, मेघालोके भवति सुखिनो आप्यनन्तावृत्ति चेताः। दूसरी है, कामर्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु यांचामोघवरमधिगुणे नाधे में लब्ध कामा। चौथी सूक्ति है, आशाबंधा कुसुम सदृशम प्रायेषोऽर्हङ्गनानां सद्यः पाति प्रणये हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। आगे है 5वीं सूक्ति है, रिक्तः सर्वो भवते हि लघु पूर्णता गौरवाय ज्ञाता स्वादो विवृत जघनां
को विहातुं समर्थः। सातवीं सूक्ति है, स्त्रीणामाद्यं प्रणये वचनं विभ्रमो हि प्रियेषु मन्दायन्ते न खलु सुहृदयाम् अभ्युपेतार्थ कृत्या। आगे देखते हैं नेक्स्ट सूक्ति को। 10वीं सूक्ति है, 9वीं सूक्ति है, आपन्नर्ति प्रशमन्न फलाः संपदो हृतमानाम् सूर्यापायेन खलु कमलं पुष्यति स्वाभिख्याम्। 11वीं सूक्ति है, प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिराद्रार्तिरात्मा कान्तोदन्ताश्रुहिदुपनताः संगमात् किंचिदूनाः। आगे 13वीं सूक्ति है, कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा निचर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। तो इसमें देखा, मैंने कहा था ना कि चक्रनेमि, जो सुख दुख का जो है चक्र चलता रहता है, तो ये सूक्ति वही की है जो भी मैंने इसके पहले जो कथा में बताया था। तो अब देखते हैं 14वीं सूक्ति है, ये उत्तर में की सूक्ति भी है। तो 14वीं है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघना को विहातुं समर्थः प्राचीमूले तनुभीव कला मात्रे शेषां हिमांशो। तो यहाँ तक मैंने सूक्ति जो थी 15 सूक्ति थी मेघदूतम की। तो अब आके देख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे संक्षिप्त परिचय हैं, तो उसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो आगे अब देख लेते हैं कालिदास का सामान्य परिचय, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि लगे हाथ। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि कालिदास का भारतीय साहित्यकारों में ही नहीं अपितु विश्व के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। इनके समय, जन्म स्थान एवं जीवन के विषय में अन्य प्राचीन भारतीय साहित्यकारों की भांति कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। किंवदंतियों एवं अंतः साक्ष्यों के आधार पर ही थोड़ा बहुत जाना जा सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि संस्कृत के महाकवियों का ऐतिहासिक जीवन परिचय निविड़ अंधकार में छिपा है। उनमें कालिदास भी हैं, जिन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। यह किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि कालिदास बचपन में बड़े मूर्ख थे। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसके लिए विद्योत्मा वृत्तांत प्रसिद्ध है। बाद में पत्नी के द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर कालिदास ने भगवती की आराधना की। उनकी ही प्रसन्नता के फलस्वरूप यह महाकवि बन गए। अब देख लेते हैं इनका स्थित काल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाकवि ने अपने जीवन के विषय में स्वयं कहीं कुछ नहीं लिखा। अनेक विद्वानों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर काल निर्णय किया है, परंतु सभी एक मत नहीं है। इनका समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तथा छठी शताब्दी के मध्य माना जाता है। इनके मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र का समय 148 से 136 ईसा पूर्व इतिहास से प्रमाणित है। अतः यह तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ये 148 ईसा पूर्व के बाद हुए। दूसरी ओर छठी शताब्दी के अंत में हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने कालिदास की कविता की प्रशंसा की है। इस प्रकार कालिदास का समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तथा छठी शताब्दी के मध्य होना निश्चित है। आगे कुछ और देख लेते हैं।
ग्रंथ उपलब्ध हैं वे सभी ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित हैं। इसमें संदेह है। विद्वानों एवं आलोचकों ने अध्ययन और विश्लेषण के बाद निम्नांकित रचनाओं को प्रामाणिक रूप से कालिदास द्वारा रचित माना है। महाकवि की प्रसिद्धि मुख्य रूप से उनके 3 नाटकों अभिज्ञा शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, 2 महाकाव्यों रघुवंशम, कुमारसंभवम एवं 2 गीत काव्यों मेघदूतम, ऋतुसंहारम पर आधारित है। तो अभिज्ञा शाकुंतलम 7 अंकों का यह नाटक कालिदास की प्रशंसनीय कृति है। यह नाटक महाभारत के आदि पर्व पर आधारित है। इसमें दुष्यंत शकुंतला के प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। तो मित्रों, आज मैंने जो मुझे कुछ समझ में आया, मैंने मेघदूतम का सामान्य परिचय, संक्षिप्त कथा और मेघदूतम की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियाँ और साथ में महाकवि कालिदास द्वारा की जीवन परिचय भी सम्मिलित करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो आप लोग जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, पढ़ते रहिए। नमा संस्कृताय।